ब्रेक से आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि हमने आपको बात बताई थी कि हम दिल की बात करेंगे, और दिल की जब बात होती है, दिल की अमराज की बात होती है, दिल देने की बात होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों चीज़ों में दिल आपके हाथ से निकल जाता है। तो आज हम बात करेंगे उस बीमारी की, यानी जिसको हम या तो हार्ट अटैक कहते हैं, दिल कमज़ोर होना कहते हैं, दिल की शरियानें बंद होना कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि आप खड़े खड़े क्यों गिर गए। ये चीज़, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, या आजकल जो वीडियो वायरल हो रही हैं तो वो सिर्फ फेम के लिए वायरल हो रही हैं, या सिर्फ वो इसलिए वायरल हो रही हैं कि मुझे व्यूज़ अच्छे मिले। तो ये तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरसलान यूनुस, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं द मॉडर्न हॉस्पिटल कराची के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो आपको देखकर ही 90% तो दिल की बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी, ठीक है। और मैं लड़का हूँ हजरात के, लड़कियां बेचारी दिल दे बैठेंगी, तो यहाँ पर तो आप चोर हो गए ना डॉक्टर साहब खुद ही। बस आपकी मोहब्बत है निशान भाई। नहीं, मोहब्बत आप जितनी अच्छी से सवालात करते हैं और जितना आपका एक अंदाज है क्वेश्चन करने का, मुझे बहुत एडमायर करता है। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। बार बार दिल करता है कि मैं जो है ना आपके साथ जो है एक रिश्ता बना के रखूं। बिल्कुल नहीं, हमें हफ्ते में एक दिन आपकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखें, हमारे यहाँ पर ना, मैं सवाल करने से पहले नीम हकीम खतरा डॉक्टर खुद बन रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। हमारे यहाँ पर फिजी ड्रिंक्स को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको हम एनर्जी ड्रिंक्स कह लेते हैं या वो चीज़ें। तो उसको अगर बनाने वाली कंपनी जहाँ से वो बन रही है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उसने अपने रीजन्स में उसको ब्लॉक कर दिया, आप क्यों पी रहे हैं? वेप को लोग एक फैशन समझते हैं, ऑलरेडी ऑल्दो वो एक मॉडर्न सिगरेट है, आपकी माँ बाप के आगे पीते हुए बदतमीजी है। ऑनेस्टली एक बात है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आजकल वीडियोस हम देख रहे हैं डॉक्टर सलान, मुझे समझ नहीं आती व्यूज के लिए है या वाकई ये बीमारी है कि खड़े खड़े बंदा गिर गया, उसके बाद या तो उसकी डेथ का कंसीडर हो जाती है कि वो डेथ हो गई उसकी, या खालिक के हकीकी से जा मिला, या फिर वो बड़ी सीरियस कंडीशन में हम देख रहे होते हैं। देखिए, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम देखते हैं ना, कोई पेशेंट खड़े खड़े गिर गया, उसकी वायरल वीडियो होती है, अब लोग उसको पैनिक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये नहीं देखते कि उसकी हम जान बचा। यकीन करें, एक छोटी सी चीज़ है जिससे हम ऐसे मरीजों की जान बचा सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल चीज़ें मैं अपने नाज़रीन के बता रहा हूँ। कभी भी कोई पेशेंट, कोई भी शख्स, आपका फैमिली मेंबर, घर का फर्द या बाहर कहीं भी अचानक से बेहोश होकर गिर जाए, सिंपल आपने ये 3 उंगलियां अपने सीधे हाथ की ये गर्दन के ऊपर रखनी है। यहाँ पे होती है कैरोटिड आर्टरी। इसको आपने 5 से 6 सेकंड तक फील करना है कि इसमें पल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर उसमें पल्स नहीं आ रही तो इमीडिएटली हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें, एकदम स्ट्रेच करें, और ये जो हड्डी होती है इसे स्टर्नल बोन के, इसके निचले हिस्सों को सीधा एकदम प्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर सडनली उसका दिल मायोकार्डियम विफिब में गया होगा या रिथमिया में गया होगा तो उससे क्या होगा, उसकी धड़कन दोबारा वापस आ सकती है। लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे पेशेंट गिर गया, उसको शोर मचा रहे हैं, अरे उसको मुंह पे पानी छिड़क रहे हैं। नहीं, आपने देखना अगर पल्स नहीं है, इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर। अगर स्टार्ट सीपीआर करेंगे तो कई चांसेस हैं कि उसकी धड़कन वापस आ जाए, आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर पल्स आ रही है तो, अगर पल्स आ रही है तो उसका सेकंडरी कॉज देखेंगे कि भाई चलो पल्स तो आ रही है, इसका मतलब दिल का अटैक नहीं हो सकता, उसकी शुगर लो हो गई हो, या उससे मिर्गी का अटैक हुआ हो, या और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर सडनली लो हो गया हो। बाद लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, काम पे निकल जाते हैं, अब लंबी लाइन में लगे हुए, वेज़ोवेगल सिनकोप, डिहाइड्रेशन। सर्दियों में हमारे लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा पानी नहीं पीते, उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, लंबी लाइन में लगी हुई है, वेज़ोवेगल हुआ, अचानक से गिरे, तो उसमें क्या होगा, पल्स पेशेंट की आ रही होगी। लेकिन अगर पल्स नहीं आ रही, ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली आपने सीपीआर करना है, किसी की जान बचा सकते। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि लोग आजकल, देखने वाले नाजरीन के लिए भी मैं कहूँगा, हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीट ऑफ रिदम, यानी दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, उसको कंसीडर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद या ठंडा पानी पी लो या गर्म पानी पी लो। ये कितना देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है सम पैथोलॉजी है। जितने भी हमारे पास हार्ट अटैक के मरीज आते हैं या हमारे पास फालिज के मरीज आते हैं, देखिए उनकी हिस्ट्री एक कॉमन होती है। डॉक्टर साहब 5 मिनट पहले तो अपनी जॉब पे थे, 5 मिनट पहले तो अपने घर में बैठे हुए थे, 5 मिनट पहले तो टीवी देख रहे थे, किसी फंक्शन में थे। सडनली क्या हुआ, हार्ट अटैक जितने भी मरीजों को होता है उनके अंदर यही हिस्ट्री होती है कि 5 पहले तो ठीक थे। कुछ प्री एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना सीरियसली होता है ना, हमने उसको सीरियस, ब्लड प्रेशर बढ़ा, अरे डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या हो गया, शुगर बढ़ी है तो क्या हुआ, सिगरेट पी रहे हैं डॉक्टर साहब, जब मरना होगा मर जाएंगे, कोई बात नहीं। ये जो आपका एटीट्यूड होता है ना, ये आपको पता नहीं होता कि कल को आपको क्या चीज फेस करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ देखो, जिस तरह से सिगरेट पी रहे हो ना, अगर फारिज हो गया तो ये हाथ सिगरेट पीने के लिए नहीं उठेगा और बाकी किसी काम के लिए भी नहीं उठेगा। एक दिन ये सोच लो,
लेकिन लोग उसको कंसीडर नहीं करते। अगर आपकी धड़कन तेज हो रही है और ब्लड प्रेशर साथ में, जब भी बीपी ज्यादा होगा आपको टैकीकार्डिया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी भी पेशेंट की आपको देखो, खुद के पल्स आपने देखनी, पल्स देखने का सिंपल तरीका होता है, ये अपनी 3 उंगलियां अपनी रेडियल आर्टरी को पर रखें अंगूठे के नीचे, और उसको 1 मिनट तक काउंट करें कितनी बीट्स आ रही। अगर वो 72 से 80 90 तक भी आ रही चले फिर भी ठीक है, और कम अगर 60 तक भी आ रही तो ठीक है। लेकिन अगर वो 90 को क्रॉस करी, इसका मतलब है कोई डिजीज है, उसको आप पहले ही देख लें। घर पे देख सकते हैं, हमारे लोग डॉक्टर के पास जाते हुए कतराते हैं कि पता नहीं डॉक्टर बच जाएंगे फीस। आप घर पे ही देख लेंगे कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसका इलाज करने के 10 सेकंड लगते हैं ब्लड प्रेशर की गोली खाने में, वो आपको 10 साल की जो मोहताजी है ना उससे बचा लेता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, तो मैंने एक रिपोर्ट मतलब एक तहरीर में पढ़ा था कि सोडियम की जो मिकदार है आपकी बॉडी में ज़्यादा है, यानी नमक का एक मिकदार ज़्यादा है, तो ये बात सही है? हमारे जो खून है ना उसके अंदर 70% जो एलिमेंट है ना वो पानी का है। अच्छा, पानी को कौन रोक के रखता है? सोडियम। जैसी सोडियम हमारी बॉडी में जाता है वो पानी को रोक लेता है। अब जब पानी बढ़ेगा, आप समझे कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जनरेट होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो नमक कम इस्तेमाल करें, और खास तौर पे वो जो ऊपर छिड़क के खाते हैं ना, सुबह जाकर पराठा अंडा खाता है उससे बीपी हाई हो जाता है, अंडे से बीपी हाई नहीं होता। मैं अपने सारे नाज़रीन को बता रहा हूं, अंडे से कोई बीपी हाई नहीं होता। अंडे नहीं, अंडा इज अ प्रोटीन। देखिए हमारी पूरी बॉडी एक सेल से बनी हुई है, ठीक है, एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। अगर आपको सेल एक देखना हो तो किस फॉर्म में देखेंगे? एग की फॉर्म में देखेंगे। एग इज अ कंप्लीट सेल। उसका आउटर लेयर जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, अंदर का पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस होता है। उससे कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। हाँ, उसके ऊपर जब ये नमक छिड़क, ये काली मिर्च डाल, और ये आप लावाजमा डाल, और तेल घी के अंदर उसको अपने सारे तेल में आप पका रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसका ये बड़ा पराठा घी में डीप फ्राई खा रहे हैं, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना। आप अंडे को जो कि अच्छा एक प्रोटीन है, देखिए हमारे यहाँ गुर्बत है, प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप एक अंडे के फॉर्म में प्रोटीन बॉयल एग खा लें, सबसे हेल्दी रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो लोग, क्योंकि मैं जो पर्सनली मुझे नमक और काली मिर्च डाल के अंडा पसंद ही नहीं है, तो लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आप जो हैं वो अंडे के ऊपर जो जर्दी है वो आप माइनस कर दें और आप सिर्फ वाइट पर। देखिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा डिरेंज है, आपको कोई पैथोलॉजी है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो एग यॉग होती है, कैंसर पेशेंट को मना कर देंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि जो आपको प्रूवन नहीं होती, कि आपको जो है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, एक नॉर्मल पर्सन है वो खामखा अर्दनी की जर्दी फेंक रहा है, उसके लिए मुफीद नहीं है। एग यॉग के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, और जो एग जो सेट ऑफ वाइट जो पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो आप उसको नॉर्मली खाएं। हाँ, अगर आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिरेंज है या कोई पैथोलॉजी, या आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो, तो फिर तो बहुत एहतियातें होती है ना। फिर तो आपने हर चीज में खाने में एहतियात करनी है, प्रोटीन का इंटेक लिमिटेड करना है, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक लिमिटेड करना है, तो वो तो फिर बहुत सारी एहतियातें आ जाती हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को कहते हैं ना नफ्सियाती आर्जा हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कौन सा टेस्ट करवाएं? देखिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग ना। कोलेस्ट्रॉल के अंदर 3-4 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, और फिर उसको कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। फिर वीएलडीएल और दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, उन सबको मिला के कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हम जो ट्रीट करते हैं ना वो एलडीएल को ट्रीट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, अब आप ये नहीं देख रहे कि आपका एलडीएल कितना है। हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को देख के ट्रीट कर रहे होते नहीं, आपने एलडीएल को ट्रीट करना है, क्योंकि परसेंट टू परसेंट एलडीएल वेरी कर रहा होता है। लिपिड डिपोर्टिनेज लिपोटिनेज, ठीक है, एलडीएल कहलाता है वो। तो अगर एलडीएल आपका बढ़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, अगर 70 तक आ रहा है आपका एलडीएल तो आपने डायबिटिक पेशेंट में रखना है, ये आपकी पुरानी हिस्ट्री है आपकी, और अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपने 150 तक रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि मुझे ये बताएं, दिल का आर्जा किन लोगों को होता बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कि कॉमन है, किन लोगों को हो सकता है, ये कौन सी ऐसी आदत हैं जो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे पूछूंगा कि आप रेक्टिफाइड कर सकते हैं कि इस बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, कि आपने पढ़ा, अब आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक आम इंसान हैं, वो शहरी हैं जो सुबह कमाने जाता है, रात घर पे वापस आता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, इसकी ये अलामत है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आपकी रात को नींद पूरी हो रही है, आप ओवर स्ट्रेस तो नहीं है, सब चीजें आप छोड़ दें कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना, आप पहले लाइफस्टाइल देखें। कुछ लोग बेचारे इतने ओवर स्ट्रेस होते हैं, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ना नींद पूरी होती, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड गड्ढों से रिलेटेड तो
अगर आपकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होगी ना। एक तो क्यों कि जब आप स्ट्रेसफुल होंगे आपका बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। एक तो ये रिस्पेक्ट वो नजर आएगा, बंदा स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहा है, इसकी सारी चीजें डिरेंज होगी। सेकेंडली नजर आ जाता है कि एक आपका पेशेंट का जिसका ओवरवेट है, ओबेसिटी नजर आ रही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर पेरेंट्स को शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ है और वो डायग्नोज हुई है अर्ली एज में, 55-60s में अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुई है, या फादर को, मदर को, या भाई बहनों को अर्ली स्टेज में कोई हार्ट अटैक हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है, या जेनेटिकली बहुत सी डिजीज होती है, कैंसर्स होते हैं, अगर हुआ है तो भाई अपना पहले आप उसको टेस्ट करा के देख लें कि कहीं इसमें कोई आपको तो रिस्क फैक्टर नहीं आ रहा। कितने थे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है। मैंने अभी पिछले दिनों एक कैंप किया था एक इदारे के अंदर, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो सही रहते हैं। शुगर टेस्ट करें 350-400 की शुगर आ रही है, ब्लड प्रेशर चेक करें 180/100, इतना इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है। वो लोग जो आम घूम रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, कल आप ही मेरे पास एंजियोप्लास्टी कराने आते और अभी आज पहले डायग्नोस होगा तो आप इस चीज से बच गए। तो देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर इसको आप प्रिवेंट कर लेना तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कॉमनली आया भी है और मैं पूछूंगा भी कि लोग ये कहते हैं कि अगर 55 साल से नीचे को हार्ट अटैक होता है तो उसका बचना मुश्किल है, लेकिन 55 के ऊपर जो होता है वो क्योंकि दिल की शरियानें इतनी बड़ी हो जाती हैं या जो स्ट्रेच इतनी हो जाती हैं तो वो हार्ट अटैक कोई काम ही नहीं करता जब तक मेजर डिजास्टर ना हो। तो क्या ये बात सही है? देखिए यंग एज में जो हार्ट अटैक होता है ना, उसके अंदर कोलेट्रल्स नहीं बनती। कोलेट्रल्स का मतलब क्या है, अगर आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हुई ना, तो अपनी छोटी छोटी शरियानें वो ब्रांचेस बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो रहा है, उसने आगे सप्लाई तो करना है, इसे कहते हैं कोलेट्रल ब्रांचेस। तो ओल्ड एज में जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उनकी कंसीडर किया जाता है कि इनकी कोलेट्रल्स बनी हुई थी, दे विल सर्वाइव। यंग लोगों को जिनको हार्ट अटैक होता है उनकी कोलेट्रल्स नहीं बनी हुई होती, एक, और सडनली उनका होता है प्लेक रप्चर। ज्यादातर यंग लोग जो आते हैं वो बड़े हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, सडनली उनका प्लेक रप्चर होता है। प्लेक रप्चर का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जो दिल की शरियानें हैं उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई है। अब देखें ना, लिपिड कोलेस्ट्रॉल तो घूम रहा है हमारे खून में, शुगर भी घूम रही है, लेकिन वो क्लॉट नहीं बना रही, वो प्लग नहीं बना रही। जैसे उसकी कोटिंग हटती है, इसे कहते हैं प्लेक रप्चर, वो जैसे प्लेक रप्चर होता है वहां पे क्लॉट बन जाता है और सडनली एक पेशेंट जो बिल्कुल बंदा नॉर्मल था वो बड़े हार्ट अटैक से प्रेजेंट करता है। अच्छा एक चीज और रसो, वैसे आपकी बातें ऐसी हैं, मुझे आज फील हो रहा है कि मैं क्लास में बैठ के ना डॉक्टर बन जाता तो बड़ा अच्छा था। वैसे मैं बताऊं 9th क्लास में जब मैं गया तो मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ, 2 मिनट लूंगा। अच्छा मुझे पहले तो हमें भेजा गया सिम्पैथेटिक साइड में कि आप जो हैं वो जाके ना बायो सेक्शन में जाए, उन्होंने दिल बना के कोई तारे शारे निकाल दिए मुझे समझ नहीं आई। नेक्स्ट टाइम मैं जब गया तो मेरे टीचर ने पूछा कि मैंने कल क्या किया था, मैं कहा आपने एक हार्ट बनाया था उसकी क्या तारे निकाली थी, मुझे समझ नहीं आया। बेटा यू गो इन जनरल क्लास, कि आप कंप्यूटर वाले आप नहीं हो उस वाले, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सका। अच्छा मुझे एक बात बता, हार्ट अटैक हम सबको समझ आती है कि दिल में दर्द हुआ या सो ऑन, हर कोई अपनी। दिल की नाकामी क्या होती है? लेकिन दिल की नाकामी का मतलब है हार्ट फेलियर का हो जाना। देखिए एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हो गया, हमारे पास करीब मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब पहले तो कोई दिल का मसला नहीं है, हम इको करते हैं, इको कहता है दिल का अल्ट्रासाउंड, उसका फंक्शन देखने हम करते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे दिल के बट्टे तो कमजोर हैं। इसका क्या मतलब है कि वो हार्ट फेलियर की जिंदगी गुजार रहे हैं। उससे सिम्टम्स क्या होते हैं, जरा चलते हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीढ़ियां चलते हैं, लेटते हैं, कहते हैं सांस फूलता है, डॉक्टर साहब अचानक घुटना शुरू हो जाता है, धड़कन अचानक तेज होना शुरू हो जाती है। जब इको करके देखते हैं उनके दिल के पट्टे कमजोर हुए होते हैं, इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। ये किस वजह से होता है कि आपको पहले हार्ट अटैक हुआ और आपने बाय वक्त टाइमली एंजियोप्लास्टी नहीं करवाई, उसका इलाज नहीं करवाया। तो देखें मेरा जैसे हाथ है, इसकी मैं ब्लड सप्लाई अगर अभी रोक दूं तो ये थोड़ी देर सफेद होगा, फिर नीला पड़ेगा, फिर काला पड़ेगा और फिर डेड हो जाएगा। सिमिलरली हार्ट के साथ भी इस तरीके से होता है, उसकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो वो इससे डेड हो जाता है। उससे हम कहते हैं कि ये फाइब्रोज्ड हो गया, ये कम नहीं कर रहा। इसे कहते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन। अगर वो पेशेंट का लो हो जाता है तो उसे कहते हैं हार्ट फेलियर का पेशेंट है, दिल का ये कमजोर हो जाना। तो इस तरह के पेशेंट वही आते हैं जो बेचारे पहले डायग्नोज नहीं होते या डायग्नोज हुए होते तो उन्हें पता नहीं होता कि इसका इलाज बर वक्त हो जाना चाहिए था, तो वो बच जाते हैं। अच्छा एंजियोप्लास्टी के बारे में अगर मैं पूछूं, क्योंकि हम बात करते हैं तो लोग काफी डरते हैं। अच्छा लोग ऐसे करते हैं कि कोई चांद पे जाने की बात है या कोई बम फाड़ने की बात है, तो एंजियोप्लास्टी कितनी हार्मफुल है, कितनी पेनफुल है, कितना टाइम रिकवर करती है या इंस्टेंट रिकवरी है? बहुत अच्छा निशान भी आपने सवाल किया मेरे नाज़रीन के लिए। देखें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी 2 सवाल होते हैं। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपका टायर पंक्चर हो गया, आप ट्यूब चेक कराने गए, उसने देखा कि भाई ये पंक्चर है, दिस इज एंजियोग्राफी, कि आपका डिफेक्ट उसने बताया। एंजियोप्लास्टी उसको रिपेयर करने का। अच्छा देखें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये हाथ की यहाँ नस होती है ना, इसमें हम कैनोला लगाते हैं, वहां से डाई देते हैं और एक्सरे मशीन से देखते हैं। ना पेशेंट को कोई बेहोश किया जाता है, ना कोई कार्डियक पीटी होती है, ना कोई पेन होता है। एक सुई लगने का जो दर्द होगा ना, सिर्फ आपको वो दर्द होगा।
उसी के जरिए हम एक्सरे मशीन से देखते हैं कि पीछे डाई देके कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है। जहाँ पे ब्लॉकेज नजर आती है, इसी हाथ के किसी कैनलों के जरिए स्टैंड लेके जाते हैं और जगह में स्टैंड डाल के उसे ओपन कर देते हैं। ठीक है। स्टैंड अब जो हम नॉर्मली डालते हैं वहां पे हम ड्रग कोटेड स्टैंड डालते हैं, जिसकी लाइफ 15 से 20 साल भी चलती है अगर आप दवाई लेते रहें। अभी नई टेक्नोलॉजी में स्टंट्स आए तो उससे क्या होता है कि आपका स्टंट खुला रहता है और आपकी लाइफ बच जाती है। ये जदीद तरीका इलाज है जो काफी सालों से चल रहा है और इसका आप 95% जो बड़े हार्ट अटैक के मरीज होते हैं 95% इसका फायदा होता है क्योंकि जान बच जाती है अगर वो टाइमली कर लिया जाए तो। अच्छा, इस बारे में मैं पूछूंगा। स्टंट्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं लोहे के स्टंट है, कोई प्लास्टिक के स्टंट है, कोई लिक्विड स्टंट है, क्या है? तो ये मैं भी जानूंगा क्योंकि मैंने बड़ी चीजें सुनी। लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक में हम जाएंगे, वापस आएंगे और आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान। अब वापस आकर कुछ सवालात ऐसे कॉल्स पर आए हैं कि जो हमें आपसे पूछने जरूरी है और आपके लिए। अच्छा जी, स्टंट के बारे में मैंने आपसे कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलान, मुझे ये बताइएगा कि स्टंट लोहे का, प्लास्टिक का और रेशम का, किस किस का होता है, जरा मुझे बताएं। मेरे देखने वाले जरा परेशान है इस चीज में। देखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है ना, प्रीवियसली हम मेटल का स्टैंड डालते थे, उसमें BMS कहलाता था, बेयर मेटल। मेटल नहीं, पेन नहीं होता था, उसमें मेटल का स्टैंड डाला जाता था। उसकी लाइफ 4 to 5 ईयर्स होती थी। उसका एक तरह के से बेनिफिट समझ लें कि अभी भी कुछ जगहों पे यूज होता है कि उसमें आप मेडिसिन अगर कोई स्किप भी कर देते तो वो स्टंट बंद नहीं होता, लेकिन उसकी लाइफ 4 to 5 ईयर बंद हो जाता है। अब जिस तरह से तरक्की हुई तो ड्रग कोटेड स्टंट आते हैं, उसे कहते हैं डेस। वो फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आया। अब जो लेटेस्ट जो स्टंट्स आ रहे हैं हमारे, वो ड्रग कोटेड स्टंट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते स्टंट होते हैं कि उनकी लाइफ 15 से 20 साल भी वो बंद नहीं होते अगर आप दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे। और वो समझ लें कि वो फॉरेन बॉडी की तरह नहीं जाते, हमारी आर्टरी में जाके बैठ जाते हैं और वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो उसका क्या फायदा होता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, 99% सक्सेस रेट आता है। जो डेस्क के स्टंट होते हैं हम कहते हैं कि 95 से 96% भी 10 साल में बंद नहीं होते अगर पेशेंट ऑप्टिमाइज टू मेडिकेशन है। एक पेशेंट है जिसने दवाई खाना ही छोड़ दी, शुगर बढ़ा लिया, उसने सिगरेट दोबारा पीनी शुरू कर दी, तो ऐसे मरीज का तो फिर क्या करना। मेरे पास तो ऐसे मरीज आते हैं ना, हाँ जो प्लास्टिक डॉक्टर साहब अभी भी कभी सिगरेट पी लेता हूँ, तो मैं कहा मेरे पास मत आओ, आप एक इंसिडेंट से गुजर चुके हो, सब चीजें देख चुके हो, आपकी जान बचाई है, तो फिर दोबारा भाई एक बंदे सिगरेट पी रहा है फिर कह रहा है डॉक्टर साहब सांस फूलता है, भाई मेरे पास क्यों आए हो? सिगरेट पी के हम आप मेरे पास आके रहो, डॉक्टर साहब सांस फूलता है, तो भाई अपना इलाज खुद करो, पहले सिगरेट तो छोड़ो। मैं नहीं कहता, मैं ना उसको कोई टेस्ट कराता हूँ। मेरी जो फर्स्ट टाइम पर पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, इस तरह के इवेंट्स के साथ होता है कि हमें एक डब्बा सिगरेट का पी लेता हूँ, तो मैंने देखो बात सुनो, अगर सिगरेट छोड़नी है तो फिर मेरे पास आओ, मुझसे इलाज कराओ। मैं खामा के ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं आपको कोई फेक होप दिलाना चाहता हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने सिगरेट पी रहे होते हैं ना लोग, मैं कहता हूँ देखो सिगरेट छोड़ने का शॉर्टकट तरीका है, जब खरीदनी एक सिगरेट खरीदो। देखिए जब कोई बंदा एक सिगरेट खरीदेगा ना, दोबारा उसको सिगरेट पीने के शॉप पे जाना पड़ेगा। जो लोग पूरे डब्बा पी रहे होते थे ना, कहते रास्ता तो हम 2 और 3 सिगरेट पी पाते हैं आपके इस फॉर्मूले की वजह से। डब्बा रखा हुआ है, हर एक जला जला के पिए जा रहे हैं। आजकल यकीन करें हमारी यंग जनरेशन इतनी ज्यादा डिजास्टर का शिकार है कि वो वेप आ गया, इलेक्ट्रिक सिगरेट। अच्छा वो 24 रेडी जेब में पड़ा हुआ है। आप यकीन करें लड़के मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं कितने हम पफ दिन में लेते हैं, हमें एहसास ही नहीं है। एक बात और डॉक्टर साहब, मैं विद सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। वैसे तो अगर मैंने इस्लाम के अंदर मैं जेंडर बैलेंसिंग इसलिए यहाँ पे बात करूंगा, इस्लाम में लड़के और लड़की की तफरीक है तो मैं उस चीज को शरा के सामने रखूंगा। लेकिन अगर भाई भाई में बात हुई ना, तो अब नहीं ज़ीशान मैं जूठा नहीं पीता, वेब का पफ लगा लेंगे जूठा, ये गंदी बात है। उसने मुंह पे ब्रश किया है, उसने कुछ अपना माउथ हाइजीन है या नहीं है, तो ये एक तो गंदी चीज ये होगी। दूसरी चीज मुझे ये बताएगा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि गुटखा खाने वालों के तो दांत में कीड़ा नहीं लगता, तो उनको हार्ट अटैक कैसे होगा? देखिए गुटखा खाने वालों के दांत बचते ही नहीं बेचारों के, तो कीड़ा कहां से लगेगा ना। पहली बात तो आप अगर गुटखा मुंह आप खोल के देखेंगे तो दांतों की ओरल हाइजीन तो खत्म हो जाती है। और गुटके के अंदर आप यकीन करें पान जो लोग खा रहे होते हैं पता होता है तंबाकू है, उसके अंदर छाली है, और ये गुटके के अंदर क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं, क्या क्या मिस सुनने में आती हैं। बैटरी का पानी को कहता है खून डालना है, मुझे भी लड़का बता रहा कि जी गाय का खून डाल देते, पता नहीं कितनी गंदी मुझे मतलब हमने कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं तो मुझे नहीं, लेकिन इट इज कंप्लीटली अनहाइजेनिक थिंग ना। मतलब आप कैसे उसको खा सकते हैं कि इतनी एक अनहाइजेनिक चीज जो आपके मैदे में, वही गुटखा खाने वाले कहते हैं डॉक्टर साहब मैदे में अंदर रहता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। तो गुटखा जब खा लोगे आपका जो स्टमक है उसका जो माउथ उसमें आपने आगे गुटखा बैठ गया, उसके बाद कहां से भूख लगेगी आपको? ऐसे ही है, आपके अंदर भूख ही नहीं लगेगी, आपका पेट भर जाएगा फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा सर, एक सवाल और आया कि आपका जो स्टंट डल गया, आप एक हाइट पर नहीं जाना, सीढ़ियां नहीं चढ़ना, सांस नहीं चढ़ना चाहिए, बुखार तो आना ही नहीं चाहिए, खराब हो जाएगा काम, तो क्या ये सही बात है? ऐसे देखें ये सारी जो है ना मिथ्स हैं, और ये कुछ जो
माजरत के साथ जो हमारे जो नॉन मेडिकल के लोग होते हैं ना, वो अपने नीम हकीम खतरा जहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए इस तरह की चीजें डालते हैं। डॉक्टर के पास मत जाना, वो गर्म दवाई दे देगा। देखिए जितने भी स्टंट डाले जाते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने हाइट पे नहीं जाना, आपने कोई बुखार नहीं होना, इससे कोई रिलेटेड नहीं है स्टंट का ना। कोई स्टंट की अपनी एक जगह पे चला गया, उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपने मेडिसिन लेते रहनी है और आपने रिस्क फैक्टर को बचाना है, बाकी इसके लिए कोई भी नहीं है कि आपने स्टंट से ज्यादा। और इसकी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, द मॉडर्न हॉस्पिटल कराची में, तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी दवाई जो आपने आफ्टर मेडिकेशन जो है, यानी आपका स्टंटिंग हो गई, योर डिस्चार्ज टुवर्ड्स टू योर होम, उसके बाद क्या किलो के हिसाब दवाइयाँ होती है, 2-3 दवाइयाँ होती है? देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने स्टंट डाला है, 1 साल तक आपने 2 दवाइयां होती हैं एंटीप्लेटलेट्स जिसे कहते हैं ना, वो 2 दवाइयां आपने 1 साल तक लेनी होती हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वंस अ डे है या वंस अ डे, ठीक है, हाँ बस ठीक है। और वो आपने 1 साल तक, 1 साल के बाद वो डुअल एंटीप्लेटलेट सिंगल एंटीप्लेटलेट पे कन्वर्ट हो, वो तो समझ लें दवाई इस तरह फर्ज होती है स्टंट डालने वाले पेशेंट के लिए जैसे नमाज फर्ज है, ठीक है, जैसे बीपी की गोली। बीपी की। उसके साथ जिसको हार्ट अटैक होता है उसको हम प्रिवेंट के तौर पे कहते हैं कि अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखो, तो एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाती है, वो जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो भले नहीं दें। ब्लड थिनर भी दिया जाता है? ब्लड थिनर नहीं, ब्लड थिनर एंटीप्लेटलेट दवाई दी जाती है। ब्लड थिनर उनको देते हैं जिनकी धड़कन बेतरतीब चल रही होती है, क्योंकि जब धड़कन देखिए ना, हार्ट हमारा यूं पंप कर रहा है, अगर ऐसे से करेगा ना तो बीच में क्लॉट बन सकता है और वो क्लॉट ब्रेन में जाके फालिज कर देता है। तो जिन पेशेंट की धड़कन बेतरतीब चलती है उनको ब्लड थिनर दिए जाते हैं। उसके साथ हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं और अगर कोलेस्ट्रॉल तो उसकी दवाई दी जाती है। लेकिन सिर्फ दवाई जो जरूरी है ना मेरे नाज़रीन, जो कि इनको स्टंट लगा है उनको सिर्फ मैं कहूंगा कि देखो अपनी जो गोली है, एस्पिरिन की जो गोली है या क्लोपिडोग्रिल की या टिकागिलोर की गोली जो आप खाते हैं वो नहीं छोड़नी। लोग कहते हैं ना डॉक्टर अब तो तबीयत ठीक हुई छोड़ दो, नहीं वो नहीं छोड़नी है, आपने उसका ड्यूरेशन अपना पूरा करना है और लाइफ लॉन्ग तो आपने सिर्फ एक एंटीप्लेटलेट गोली खानी है, वो खाते रहनी जो कि जरूरी है। इसके बाद कोई और अगर फैक्टर्स हैं किसी को, अब डॉक्टर साहब हार्ट का पेशेंट टीबी हो गई तो भाई टीबी का हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं, उसका टीबी का आपने अलग कोर्स करना है, अगर शुगर है तो उसका अलग इलाज करना है, ब्लड प्रेशर है तो उसका अलग इलाज करना है, उनसे इस हार्ट अटैक से ताल्लुक नहीं है ना, वो रिस्क फैक्टर में आ सकता है लेकिन उसका इसका ताल्लुक। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, देखिए अब हम मॉडर्न लोगों को निकाल देते हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, मैं एंकर नहीं हूँ, हम मजदूर पर बात करते हैं। मजदूर जो है वो पैसे चले जमा कर लिया NICVD या द मॉडर्न हॉस्पिटल में लोग केटर कर लेते हैं कि यार नहीं है, अच्छा थोड़ा सा कुछ आपको कम करके दे देते हैं। द मॉडर्न हॉस्पिटल कराची की मैंने एक तारीफ सुनी है कि आप लोग कंसीडर ये नहीं करते पैसा खींच लेना है, आप ये कहते हैं कि आपकी पॉकेट पर भारी ना पड़े, आपको शिफा देना है, यही द मॉडर्न हॉस्पिटल कराची की स्पेशलिटी है। तो मुझे ये बताएं कि अब मैं एक मजदूर हूं जिसने ईंटें उठानी है, जिसने रेती गारा बनाना है, ये जो भी मैं प्लस्तर करने वाला हूं, मैं स्टंट डलवाने के कितने दिन बाद काम पे जा सकता हूं? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम यह है कि मुझे स्टंट प्रॉब्लम नहीं करता, मुझे हार्ट अटैक क्यों होगा कि मेरे 20 दिन चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जान भाई आपका। देखें स्टंट डाला है आपको, उसकी 2 फॉर्म्स हैं कि ACS मतलब आपको या तो बड़ा हार्ट अटैक या छोटा हार्ट अटैक हुआ है तो स्टंट डाला है, दूसरा कि नहीं आपको सिर्फ पेन होता था अंजाइना का, अटैक वगैरह नहीं हुआ, उसमें स्टंट डाला। दोनों अलग अलग कंडीशन। ज्यादा हम ACS की बात करते हैं कि अगर छोटा या बड़ा हार्ट अटैक हुआ, ऐसी कंडीशन में हम 4 हफ्ते तक कहते हैं कि आपने रेस्ट करना है, दवाइयां नहीं खानी है। अब नौयत का काम की नौयत क्या है ना, एक आदमी है जो कि जाके कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है ना, उसका सीटिंग का काम है, बैठने का काम है, वो 2 वीक्स के बाद ही रिज्यूम कर सकता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि मजदूर है, उसने हैवी काम करना है, इस तरह करना है, तो उसे हम एटलीस्ट 4 वीक्स तक देते हैं कि नहीं तो 4 वीक्स तक रेस्ट करो। क्यों कि एक हार्ट जो है ना एक सदमे से गुजरा है, उसको अटैक से गुजरा है। बास एंजियोप्लास्टी के बाद भी कुछ 40 डेज के अंदर अंदर आपका जो धड़कन है वो हार्ट के जो मसल है वीक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं 4 वीक्स के अंदर वो रिकवरी की तरफ आ जाते हैं और जो स्टंट मायोकार्डियम वो बेहतर हो जाती है। तो जब भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 4 वीक्स तक 4 हफ्ते तक तो आप रेस्ट करें, उसके बाद अपना रिज्यूम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइविंग के लिए पूछते हैं लोग, एयर फ्लाइट में जाने के लिए पूछते हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोग हिडन में ना पूछ नहीं पाते, वो भी आप 4 वीक्स तक हम कहते हैं कि नहीं अवॉइड करें और उसके बाद फिर आप ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अच्छा एक मिथ ये भी है डॉक्टर साहब, मैं बहुत विद सॉरी नेशनल टेलीविजन है हाथ जोड़कर, लेकिन नई जनरेशन को बताना भी हमें जरूरी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर मेल को यंग एज में स्टंट डल गया तो वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाएगा, ये कितना सच है? कुछ नहीं, देखें अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है, आपने चश्मा पहन लिया तो क्या आप बीमार हैं? देखिए हर चीज है ना उसका इलाज हो जाता है, वो क्योरेबल हो जाती है ना। लेकिन आपने जहन में अपना बिठा लिया कि मैं तो दिल का मरीज हूं, मेरी एंजियोप्लास्टी, भाई आपका अटैक हुआ, हमने स्टंट डाल दिया, अब आप उसकी दवाई खाते रहे, नाउ यू आर नॉर्मल पर्सन।
अब आप वो चीज से बाहर निकले। हमारे यहाँ लोग जरा सा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अब वो बीमार बने घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो बड़े का गोश्त बंद है, डॉक्टर साहब मुझे तो सफर करने को मना कि मैं डॉक्टर साहब काम नहीं करता कि मुझे ब्लड प्रेशर का आर्जा है। भाई ब्लड प्रेशर का आर्जा नहीं है, आप ये देखो कि आपने दवाई ले ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आप अब मरीज नहीं हो, दवाई खाते रहो, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारो। यहाँ से निकालना है बीमारी को। मैं अपने सारे मरीजों को एक बात कहता हूँ, देखो जब तक यहाँ से नहीं निकालोगे ना अपनी बीमारी को, तो बैठे बैठे देखिए, हम लोग जो ज्यादातर मेल होते हैं सुबह उठते हैं अक्सर तबीयत खराब होती है। जिशान भाई आपने भी फील किया होगा, सुबह उठे तैयार हुए काम पे चले गए, तबीयत सही हो जाती है, फील किया होगा आप लोगों ने, नाज़रीन ने भी फील किया होगा। लेकिन उसी दिन छुट्टी वाले दिन वही पूरा दिन लगता है कि यार आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, क्योंकि आप उस नॉर्मल रूटीन में नहीं आते ना, आप उसी एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, क्या जी बीमारी है, थका। स्ट्रिक्ट डंडा नहीं होता ना कि तनख्वाह कटेगी। तो ये मसले में अच्छा, मुझे एक बात मैं देखने वालों के लिए भी एक कहूंगा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्टंट डलने से लोगों की डेथ हो जाती है, मिथ है। और सेकंड मिथ ये है कि लोग अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं आपको भी कहता हूं कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में है तो आप जो खजूर की गुठली का पेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा खा लें, उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को 100% ये मान लेना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि आबे जमजम में शिफा है, लेकिन फिर भी सुन्नत रसूल है इलाज करना। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स आपके पास आता है, वो कहता है मैं ये पेस्ट खा रहा हूँ, तो उससे क्या पथरी भी बनती है या कुछ ऐसा है? देखिए पहली चीज ये कि एक होता है नॉर्मल इलाज ना, हमारे पास जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं ना, कोई भी दवाई आती है वो 5 फेजेस में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। पहले फेज होता है इसका डज इट वर्क, कि क्या ये काम करेगी। दूसरे फेज में जाती है डज इट वर्क बेटर, कि जो पहली दवाई थी क्या ये उससे ज्यादा बेहतर है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। तीसरे फेज में जाती है, चौथे फेज में जाती है एनिमल ट्रायल्स, और 5वें फेज से वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल्स होते हैं जो वॉलंटियर। 5 फेजेस के बाद उसे एफडीए अप्रूव करती है कि हाँ ये मार्केट में लॉन्च की जाएगी दवाई, इसके ऊपर ये सारे रिसर्चेस हो गई हैं, इसका ये फायदे हैं। अब जितने भी हमारे माजरत के साथ मॉर्निंग शोज में कुछ लोग आके टोटके बता रहे होते हैं ना कि बस ये ले लो इससे ये हो जाएगा, ये ले लो ये हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास कोई भी चीज है ना उसका आप प्रूफ दे दें, लेकिन करें आपको कोई मार्केट नहीं, मैं एक का दे सकता, मैं एक का दे सकता हूँ, मैं एक का बता सकता हूँ। अगर आप सालन खाते हुए आंख में लगा देते हैं ना और मिर्चें लगती हैं, जुबान पर नमक रख के मिर्चें खत्म हो जाती हैं, ये तो मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ये आप करें, लेकिन मैं सेहत पे नहीं जाता ना, तो मतलब बालों पे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि देखें एक चीज जो कि प्रूवन है ना कि ये बेहतर करती है। अब लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं जो है ना अदरक का पेस्ट खा लेता हूँ और कलौंजी को कर लेता हूँ, सब इस्तेमाल करें, कुछ में नहीं है, अगर आपका बिलीव है तो उसमें इस्तेमाल करें, उसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन जो ऑथेंटिक दवाई है ब्लड प्रेशर की जो प्रूवन, वो भी लेते हैं, साथ में अदरक भी इस्तेमाल करें, कोई पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई खजूर खाना चाहते हैं, सब चीज इस्तेमाल करें, उसमें कोई मजायके की बात नहीं है। लेकिन जो एक ऑथेंटिक चीज है उसको आपने इस्तेमाल करना है ताकि उसमें आपको रिजल्ट मिले ना, वो प्रूवन एक चीज है, उस पर प्रूव हुआ हुआ है, तो उसको आप लेना इस्तेमाल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं उन मैं फिर हाथ जोड़कर सॉरी करूंगा, कुछ आज सवाल बड़े मजे के हो रहे हैं वैसे, तो उन खवातीन के लिए मैं बात करूंगा कि जो आती हैं, अम्मी आ गई, फुफ्फो आ गई, दादी आ गई, खाला आ गई, मामी फुप्पी जो भी हैं, वो आती हैं और वो पूछती बेटा एंजियोप्लास्टी हुई है, पड़ोस में हुई थी, वो तो मर गया बेचारा, अब वो बेचारा अभी इस सदमे से गुजर गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं हम कि जो सही मरीज को भी ऊपर पहुंचा देते हैं? देखिए एक चीज होता है सही तरीका इलाज ना, अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है उसका बेस्ट दुनिया में जो इलाज है जिसके ऊपर प्रूवन है ना कि अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है उसके एंजियोप्लास्टी 95% वो सेव हो जाता है। हमारे पास मेडिसिन में जो भी डाटा आता है ना वो एक ऑथेंटिक आता है कि उसके ऊपर ट्रायल्स हुए होते हैं कि इतने पेशेंट को दिया गया, इसका ये रिजल्ट निकला। आज से अगर आप 40 से 50 साल पीछे चले जाएं तो बड़े हार्ट अटैक के मरीजों को एक इंजेक्शन लगा जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का, उससे क्या होता नहीं नस में लगाते थे। तो अभी भी जो गांव देहात में जहां पे फैसिलिटी नहीं है जो प्लास्टिक की, वो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका जो बेनिफिट होता था 50 to 60% आता था बेनिफिट। उसी कॉम्प्लिकेशन भी होती थी, दिमाग की नस फट जाती थी, कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। उसके बाद ये जदीद तरीका इलाज आया कि स्टंट डाला जाता है, तो इसका 90% आपको 95% इसको बेनिफिट मिल रहा होता है ना। इस पर बाकायदा रिसर्चेज हुई, पेपर पब्लिश्ड हुए, ह्यूमन ट्रायल्स हुए, उसके बाद फिर मार्केट में। अच्छा होता क्या है कि भाई वो पूरे खानदान में किसी एक की एंजियोप्लास्टी हुई थी, उस बेचारे की मौत हो गई, अब वो एक कोड लोग बना लेते हैं कि भाई उसकी हुई थी इसलिए मेरा भी है। मेरे पास कहते हैं मेरी डॉक्टर साहब, मेरी ना एक खातून मेरे पास आई, डॉक्टर साहब मेरी दोस्त को ना पेस मेकर लगाए तो मेरा भी सांस बहुत है, मुझे भी बैटरी लगा दें।
मैंने कहा बीबी आपको बैटरी की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, उसका भी सांस फूलता था, मेरा भी सांस फूलता है, मुझे भी बैटरी लगा दें, मेरा सांस का मसला हल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन करते हैं ना, उसके साथ ये हुआ था तो मुझे भी यही मसला है। ये चीज बड़ी खतरनाक होती है ना। अब एक बैटरी लगाने में क्या, लेकिन एक विदाउट इंडिकेशन आप एक चीज इस्तेमाल करें तो उसका नुकसान होगा। नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि बेचारा एक बीमार है, उसको मौत मरक के बता, अच्छा पूछने उसको आता है मुझे भी ये बीमारी हुई थी, मैं भी, अबे भाई आप उसको पूछने, उसको पूछे और घर जाएं, अपनी बीमारियां बताने का टाइम कभी और आएगा। तो ये अक्सर मैंने देखा कि लोग ये कर रहे होते हैं। जो है ना, वो अपनी दूसरी बीमारी कम पूछना चाहते हैं, अपनी ज्यादा स्टोरियां सुनाने कहते हैं हमारे ये हुआ, फिर हमारे दोस्तों के साथ ये हुआ, तो वो ज्यादा उसको बाद में उसको हौसला दें कि नहीं यार तुम्हारा ये था, तुम अल्लाह का शुक्र है बच गए हो, तुम्हारा इलाज सही हो गया, अब दवाई खाना, जो रिस्क फैक्टर। देखिए आप किसी की आदत करने जाए ना, तो उससे आप पॉजिटिव बात करें ना कि यार देखो ठीक है जो हो गया, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, मौत से दी तो अल्लाह ताला के हाथ में। अपने सारे मरीजों को मैं एक बात करूं, देखो दवाई मैं दे रहा हूं, शिफा नहीं दे सकता। अगर मेरी दवाई से शिफा मिलती ना तो डॉक्टर कोई मरता ही नहीं। खुद दवाई डॉक्टर खाता, डॉक्टर जिंदा रहता। पैसे वाला आदमी नहीं मरता, जितने लोग हैं बड़े नहीं मरते, दवाई खा के जिंदा रहते। ऐसा नहीं है ना, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो शिफा मिल जाती है, नहीं होता तो कुछ नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि आप किसी की इयादत के लिए जाते तो इयादत करें, ना कि उसको वबाले जान बन जाए। दूसरी बात यह कि इसके ऊपर एक हदीस है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा या टोटका बताएं कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। तो आपने कहा कि जब सुबह उठते हो तो आयतल कुर्सी पढ़ा करो, रात सोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ो, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। बंदा चला गया, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो देखते थे कि जो अल्लाह तबारक तआला का हुक्म था। तो फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारी जान कुर्बान, कि अगर ये सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा तो उसको तो मौत नहीं आएगी। तो आपने, कहते हैं ना कि हंसकर आंसर करो, तो आपने तो बस्सम भी खेली और आपने कहा कि जिस दिन इसका वक्त मुकर्रर हो गया ये पढ़ना भूल जाएगा। तो यही चीज होती है कि अल्लाह तबारक तआला ने आपका वक्त तयन तमाम चीजें की हैं, और इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान है। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से भी पहले मॉडर्न हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर अपने पास रखे हैं। यानी आप के पास वो डॉक्टर हैं जो दोस्त भी हैं, जो भाई भी हैं, जो उस्ताद भी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं, और जो बात सुनते हैं और इस्लाह करते हैं प्यार से, और खुश शक्ल भी हैं कि आपकी 50% बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाए। तो थैंक्स टू मॉडर्न हॉस्पिटल। और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं हमारे पास? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न हॉस्पिटल जो है पूरा कंप्लीट टर्शरी केयर हॉस्पिटल है ना। यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ईटीटी, इकोकार्डियोग्राफी, हम सारे प्रोसीजर कर रहे हैं, पेस मेकर्स लगा रहे हैं, सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। ना कि सिर्फ कार्डियो के, बल्कि पूरा गायनी का कंप्लीट डिपार्टमेंट है, सारे गायनी के रिलेटेड प्रोसीजर्स हो रहे हैं। पीड्स का एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, पीड्स की पूरी फैकल्टी है, पूरी टीम है। ऑर्थोपेडिक की टीम है, डायलिसिस हमारे पास होते हैं जी, ऑर्थोपेडिक डायलिसिस हमारे पास होते हैं। नेफ्रो की बड़ी चीफ टीम है, यूरोलॉजिस्ट है। ना कि मॉडर्न अस्पताल कराची में काम कर रहा है, बल्कि इसने सिंध में भी अपने सेंटर्स बना लिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। इस्लाम कोर्ट में है हमारा मॉडर्न अस्पताल, मिट्टी में है, हैदराबाद में है, एक अम्मा आयशा हॉस्पिटल हमने अभी बनाया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। आगे इस तरह प्रोजेक्ट हमारे हैं कि हम, नाम भी कितना खूबसूरत है ना, अम्मा आयशा। तो माँ के नाम पे जब आप रखते हैं, हमारी माँ है अम्मा आयशा, और अम्मा आयशा के नाम पर जो भी चीज़ रखी जाती है, ये जो लोग अपनी बेटियों का नाम अम्मा आयशा के नाम पर रखते हैं, बेटों का नाम इमाम हसन और हुसैन के नाम पर रखते हैं, तो वाकई में बच्चे बड़े जीनियस होते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर नाम रखते हैं तो प्यार से नाम लें, और कभी भी आयशा मत बोलें, आयशा बीबी बोलें या अम्मा आयशा बोलें, क्योंकि वो बड़ी रिस्पेक्टेबल नाम है और बहुत भारी नाम है, और हमारी तो औकात भी नहीं उस नाम को लेने की। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने घर में खुश रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ ऑफ वगैरह है, या किसी कार्ड्स वगैरह पे कुछ ऑफ? अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न अस्पताल में एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल, पहली तो चीज़ हमने ये रखी कि क्वालिटी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन की है, कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि लैब्स टेस्ट जो होते हैं ना, बास लैब्स में आप लैब टेस्ट कराते हैं, उसका रिजल्ट कुछ, हमारा रिजल्ट कुछ। हमने पहली चीज़ तो क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि देखें लैब्स अगर आपकी सही नहीं आएंगी तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट आ जाता है। तो एक तो क्वालिटी बेहतरीन है उसमें। अगर आप कराची की जो प्राइवेट लेबॉर्टरीज हैं डिफरेंट उनसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको 70% तक रेट्स में कमी महसूस होगी कि यहाँ के रेट्स कम हैं। खाली लेबॉर्टरी की नहीं, इकोकार्डियोग्राफी के भी, सीटी स्कैन के भी, और डिफरेंट जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहे हैं सबके रेट्स कम हैं। तो और फिर क्वालिटी के साथ जबरदस्त। अच्छा, मुझे दो चीजें पूछनी है आपसे, फिर हम बैक टू द रूटीन क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपके टाइमिंग्स क्या हैं, आपके डेज क्या हैं,
और मॉडर्न हॉस्पिटल मेरे देखने वालों के लिए जो कि आपसे मिलना चाहेंगे वो कहाँ पर आएंगे? देखिए, मॉडर्न हॉस्पिटल जो है वो गुलशन इकबाल में ब्लॉक 7 में वाक़ है, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने। ठीक है। और मैं जो है डेली वहाँ पे होता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, दोपहर में 4 बजे तक। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल आया है, मैं उसको भी रीड करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं, जो हार्ट अटैक के दौरानिए से गुजरते हैं, वो जिम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उनके लिए बैलेंस डाइट क्या होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एंजियोप्लास्टी करा ली, आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उसके बाद आपने नॉर्मल रूटीन गुजारनी है। जिम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है कि आपने अपने आप को नॉर्मली, तो हम जो हमारे हार्ट अटैक के मरीज होते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें बाकायदा हम रिहेबिलिटेशन का प्लान बताते हैं। रिहेबिलिटेशन में होता ही ये है कि आपने कितनी कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी वॉक करनी है। नॉर्मली हम ब्रिस्क वॉक का अप्लाई करते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपने थोड़ी सी तेज चहलकदमी करनी है। हमारे लोग आज डॉक्टर साहब हमसे चला नहीं जाता है, घुटनों में दर्द है। मैंने कहा देखो, 1 मिनट तो चल सकते हो, 30 सेकंड तो चल सकते हो। अपने कमरे में ही कोई नात लगा लो, उसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे इधर कमरे में, यही वॉक कर लो, यही बेहतर है। कुछ तो चलो। लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम चल नहीं सकते, तो वो स्टार्ट ही नहीं करते। आप यकीन करें, जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं ना, एक तो आपका मूड एलिवेट होता है, आपके ब्रेन से एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपका मूड एलिवेट करते हैं, और फिर थोड़ा सा आपको जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो इतनी ज्यादा बनी होती है वो बेहतर होती है, आप बच्चा फील करना शुरू करते हैं। आप ये सोच कर जी हम चल ही नहीं सकते, अच्छा लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है जान भाई, पार्क जाके वॉक करेंगे। अब पार्क जाने का इस बिजी लाइफ में बहुत मुश्किल है कि वो साथ ले जाए ही ले जाए। मैं कहता हूँ देखो, अपने कमरे में वॉक करो, मच्छर काट ले, आजकल डेंगू बहुत, अपने कमरे में वॉक करो, अपनी छत पे वॉक करो, अपने को गार्डन है वहां वॉक करो, अपने टेरेस में वॉक करो, इस कमरे में यहाँ जाओ वहां आओ, यहाँ जाओ वहां आओ, इस तरह वॉक कर सकते हैं। ये टेबल जितना रेसी है, इतना एरिया में आप वॉक करें, कोई मसला नहीं। तो करें ना आप, खाली अगर आप वॉक करेंगे नहीं तो फिर किस तरीके से हो? बिल्कुल ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल आए हैं, एक हार्ट अटैक हो जाए, उसके बाद आप कारपेंटर या इस तरह के कोई हार्डवर्क या मेसन का, या आप कोई प्लास्टर वगैरह का, या जो चुनाई वगैरह कहते हैं उसका काम कर सकती हैं या नहीं? और ऑपरेट होने के बाद अगर आपका हार्ट अटैक हुआ है, आपका ऑपरेट हुआ है, आपका दिल की शरियानें बंद है, उसको ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो क्या फिर आपको सफर मना हो जाता है? देखिए, इसमें पहले सवाल का जो जवाब है ना कि आपका हार्ट अटैक हुआ, आपने एंजियोप्लास्टी करवा ली, लेकिन आपके दिल के पट्टे कमजोर नहीं हुए ना, कि इजेक्शन फ्रैक्शन आपका नॉर्मल है तो आप ये सारे काम नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें कोई मुमामत नहीं है। लेकिन अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, मतलब हार्ट के दिल के पट्टे कमजोर हो गए हैं, एंजियोप्लास्टी में देर हुई या अभी स्टंट मायोकार्डियम में, उसमें आपने कोई वजन उठाने का काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें दिल के ऊपर जोर आए, जब तक आपका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव नहीं होता। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब दिल के पट्टे ताकतवर नहीं होते, चाहे वो 6 महीने लगे, 2 महीने लगे या कभी ना हो, उसमें आप दिल पे जोर नहीं दे सकते ना। आपका दिल देखें 35% काम कर रहा है, 25% काम कर रहा है, उसमें हम दिल पे जोर नहीं डाल सकते। उसमें तो हम जितनी मेडिसिन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हार्ट के मसल्स को कम हो, वेज़ोडायलेटर्स देते हैं ताकि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में रहे, ज्यादा तेजी से पंप ना करना पड़े। तो आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे आफ्टर लोड बढ़ेगा, मतलब देखो भारी चीज उठा ली, नुकसानदेह। मैं तो जो मरीज आते हैं जो कमोड पे, जो फ्लश पे बैठते हैं, उनको भी मना करता हूँ, नीचे से एकदम से उठना भी दिल पे जोर दे जाता है। उनको कहते हैं हम कमोड यूज करें, साइड पे लगा के, तो ज्यादा बेहतर है कि उसमें आप अवॉइड करें ऐसी कोई भी जिसमें दिल पे जोर आए। ठीक है। और सफर बिल्कुल, अगर आपके देखें मैंने बताया 4 वीक्स अगर आपने गुजार ली हैं तो उसके बाद आप इजीली सफर कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी है फ्रॉम द फीमेल सेक्शन, ये बड़ा कॉमन एक होता है कि अगर किसी बच्ची की एंजियोप्लास्टी हो गई है एट ए यंग एज, तो कहते हैं नहीं जी ये तो माँ बनने की सलाहियत खो चुकी है, ये नहीं बच्चा पैदा करेगी, तो वो शादी नहीं होती, बहनें बैठी रह जाती हैं। उनके लिए नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हो गई। देखिए, एंजियोप्लास्टी हो गई, आपकी दिल की शंट बंद थी, उसमें स्टंट डाल के खोल दिया, आपने सिर्फ एक एंटीप्लेटलेट की दवाई खानी है, उससे इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जी माँ नहीं बन सकती या इस तरह का कोई रुझान के नहीं हो सकती। बिल्कुल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप कंटिन्यू लेते रहेंगे एंटीप्लेट की दवाई, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। इवन ये कि जो लोग ब्लड थिनर ले रहे होते हैं ना, खून पतला करने दवाई, उसका भी मैकेनिज्म, बाज लोगों के वेल्व जो होती है ना तब्दील, हमारे बहुत सारी खातूनें ऐसी आती हैं जिनके वेल्व यंग एज में वेल्व तब्दील हुए, वेल्व अलग होते हैं, दिल की शिरानी अलग होती हैं, वेल्व में मेटेलिक वेल्व उनको डाल देते हैं। अब उनको भी खून पतला करने वाली दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, उसका भी पूरा तरीकाकार होता है। उन्हें समझाते हैं कि शुरू के 3 महीने तुमने कौन सी ब्लड थिनर लेनी है, आखिर के 6 महीने कौन सी लेनी है, डिलीवरी से पहले आपने क्या करना है, वो पूरा मैकेनिज्म होता है, उनको हम गाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई हार्ट अटैक हुआ है या किसी का वाल्व तब्दील हुआ तो वो मां नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर सडनली किसी को हार्ट अटैक हुआ है बहुत ज्यादा गहरी टेंशन पे, ना उसके दिल के पट्टे कमजोर है, ना कोई उसको इनर इंजरी है, ना ही उसकी कोई दिल के शरीयान बंद है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी भी उसमें भी मस्त है, या बस वो एक उसको नॉर्मल हार्ट अटैक कंसीडर करके आपको दवाई दे दी जाए? हार्ट अटैक हुआ है ना, तो
वो कैसे पता चलेगा? ईसीजी पे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है चेस्ट पेन का, तो पहले कुछ फीचर्स होते हैं कि हम देखते हैं कि उसको टिपिकल पेन है, हार्ट से रिलेटेड नहीं, उसके फीचर्स होते हैं अलग से। उसको देख लिया कि हार्ट का पेन है, सडनली 10 मिनट्स के अंदर, हमारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस कहती है कि 10 मिनट्स के अंदर आपने कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया, उसकी ईसीजी मस्ट करनी है। बाहर तो आपको पता है लोग सू कर देते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर हमने अपने मॉडर्न अस्पताल में भी रखा है कि 10 मिनट्स के अंदर ईसीजी करते हैं। ईसीजी हुई उसकी, अगर उसको बड़ा हार्ट अटैक है तो एंजियोग्राफी करना मस्ट है, उसकी शरीयानों को देखना है कि उसमें ब्लॉकेज है या नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है टाकोशूटो कार्डियोमायोपैथी होती है, आपने देखो फिल्मों में सडनली कोई बात सुनी, हाय ना, एक फिल्मों में दिखाते हैं, उसमें कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं होती, सडनली एपिनेफ्रिन का सर्ज होता है और हमारे दिल के मसल वीक हो जाते हैं, तो उसमें आर्टरीज नॉर्मल निकलती है, लेकिन एंजियोग्राफी तो उसमें भी की जाती है देखने के लिए कि यार इसमें ब्लॉकेज है या नहीं, वो तो कंपलसरी। मैं एक बात बोलूं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रामा भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, अभी हम वहां तक पहुंचे कि हमें नूडल्स बना के हम खाना बनाते हैं। मैंने एक पड़ोसी मुल्क का चैनल है, उसमें ही दिखाया कि एक लड़की ना बड़ा उसको शौक होता है कार्डियोलॉजी पढ़ने का, तो उसकी सास को हार्ट अटैक होता है तो वो घर में ही चम्मच छुरियों से उसका ऑपरेशन कर देती है। मतलब वो तो इतनी जल्दी बन जाए, मैं बड़ी बात है। आप लोग फजूल में बड़े इंडिया जाना चाहिए। तो ये चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। इंडियन न्यूज़ ड्रामों में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात ना, वो अब मुझे कभी कभी पता नहीं, उनके कुछ वर्ड्स हैं अपने ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस ऑन द एयर, क्योंकि मेरा नेशनल टेलीविजन है और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठा हूं, मेट्रो वन न्यूज पर, और तीसरा हमें देखने के लिए पैमरा मौजूद है, तो हम गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते ना। लेकिन उनका पता नहीं, वो जहाज उड़ने को भी इतना कोई बम वाला बम बना देंगे, एटम बम गिराने आ रहा है कुछ, तो वहां की बात को भी वैसी म्यूजिक है कि वो पता नहीं किससे क्या बन के प्रेजेंट अजीबो गरीब होता है। वो कहते हैं ना, मिर्च मसाला के नॉर्मल बात को भी मिर्च मसाला कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो क्या करते हैं। इसी चक्कर में हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वहाँ पे, कि हमारे वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तमीज़ से बोलते हैं। मैं मेट्रो वन न्यूज़ के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेट्रो वन की एक फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज्वाइन करते हुए मुझे 1 साल हो जाएगा ये कम को। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप अगर बोलते हैं ना कि हमारे साथी दूसरे चैनल, तो मैं बिल्कुल कुछ चांडियो साहब के लिए यहाँ बोलूँगा, कभी उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया जिशान तुमने ये बात क्यों की। हर चैनल अपना, हम पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है। तो ये चीज़ होती है। तो थैंक्स टू चांदियो साहब जी बहुत बहुत। और मुझे ये बताइएगा अब डॉक्टर साहब कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक है, मेरे बड़े भाई को हुआ तो मुझे मस्ट होगा, ये तो सोच सोच के भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, कोई भी फैमिली मेंबर्स में किसी को बहुत यंग एज में हार्ट अटैक होता है या फालिज होता है, तो उसने जेनेटिकली कोई डिजीज ऐसी इनहेरिट की होती है जिससे बहुत यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती है कि खून गाढ़ा होने की बीमारी, एक कॉमन सी बीमारी। तो अगर किसी भी फैमिली में को यंग एज में होना है, तो मैं एक 35 ईयर के लड़के को हार्ट अटैक हुआ, मैंने कहा इसका हम होमोसिस्टिन लेवल कराएंगे, ठीक है, या इसका हम एलडीएल लेवल कराएंगे। क्या देखें, बहुत सी बीमारी जेनेटिकली फैमिली टू फैमिली रन कर रही होती हैं, और बहुत सी ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब है कि फादर को भी थी, बच्चे को भी होगी और नेक्स्ट जनरेशन स्किप नहीं होगी। जो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, स्किप हो जाती हैं जनरेशन में, लेकिन ये बीमारियां क्या होती है, स्किप नहीं हो रही होती, कंटिन्यू जनरेशन में। तो अगर किसी को भी यंग एज में हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर शुगर है, तो उसमें आप जेनेटिकली टेस्ट भी कराएं, नॉर्मल टेस्ट से हटके जेनेटिक टेस्ट भी करा के देखें कि क्या भाई इसको कोई इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है जो छुपी हुई फैमिली में चल रही है। क्योंकि एक अनयूजुअल सी बात है ना, 30 साल लड़के को हार्ट अटैक हो जाना, 25 साल की लड़की को फालिज हो जाना, तो उसका मतलब है कोई जेनेटिकली डिजीज उसकी फैमिली में रन करे। इसका टेस्ट हमारे एक पेशेंट का ऐसे ही हुआ था, उसका मैंने जो फैमिली मेंबर्स कहा, तो उसकी 2 बहनें पॉजिटिव आई और एक भाई पॉजिटिव आया, और उनके फादर पॉजिटिव थे, तो सारे वो डिजीज जो में कैरी कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो आपको तो हो गया, लेकिन आपकी बहनें और भाई और फादर वो बच गए, क्योंकि उनको भी हुआ था, उनसे आपको डिजीज इनहेरिट हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपके लिए सवाल ही आया है कि कुछ लोग का अगर आपसे रुजू करना चाहते हैं तो आप मॉडर्न हॉस्पिटल के अलावा भी कहीं अवेलेबल होते हैं? फिलहाल तो मैं मॉडर्न हॉस्पिटल में ही होता हूँ, और शाम में मैं कराची इंस्टीट्यूट किडनी डिजीज हॉस्पिटल है वहाँ पे होता हूँ 4 to 7, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। जी, जो आपका NIVD, अच्छा ओके, आयशा मंजिल पे, ओके जी, बिल्कुल। और आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। और मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपका हम थोड़ा सा इस मौजू पर भी बात मैं करना चाहूँगा कि अगर लड़की जहेज़ नहीं लेकर आई, लड़की के घर में पहली बेटी पैदा हो गई, तो इसके ताने भी लड़की को हार्ट अटैक का कॉज बनते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी की इस चीज में डेथ होती है, तो एक तो कातिल आप हुए, ठीक है, कितना इफेक्ट करते हैं आपको, हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है ये ताने, फजूल की बातें कितना इफेक्ट करती हैं? पहली बात देखी थी कि इस टाइम पे हार्ट डिजीज पे, मेरा वर्ल्ड हार्ट डे अभी हमारा गुजरा था, उसमें मैसेज ये था कि अगर आपकी ज़िंदगी स्ट्रेसफुल होगी तो आपका बीपी बढ़ा रहेगा, आपके सारे जो हार्मोनल इम्बेलेंस है ना वो ख़राब रहेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेसफुल रहेंगे।
और एक टाकोसुडोकार्डियोमायोपैथिक बीमारी होती है, उसमें यही होता है कि सडनली ना हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन का सर्ज होता है और दिल के पट्टे अचानक से वीक हो जाते हैं, दिल में बिल्कुल वीक हो जाता है और पंप नहीं करता और सडनली लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के इवेंट से तो लोगों को बचना चाहिए भाई, हर किसी ने जाना है। आप किसी की बेटी को आज इस तरह की बात करें, कल को आपको भी सुनने को पड़ सकती है। तो इस तरह के इवेंट से बचें, सबका एक दूसरे का ख्याल रखें, ठीक है। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, उसी पे काम करें, ठीक है, और इन चीज़ों से बचें। ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट हमें कहा जा रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि जाते-जाते क्या पैगाम देंगे मेरे देखिए आज साल का आखिरी दिन है, तो मैं सारे नाज़रीन को एक बात मैसेज दूंगा कि देखो अगला जो साल आ रहा है ना, आप सोचिए हमारे दिन ज़िंदगी का पहला दिन है। सबसे प्रायोरिटी आपने अपनी हेल्थ को देनी है, किसी चीज़ को प्रायोरिटी ना दें। देखिए अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी ना, ये आपकी जॉब या आपके ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी आपकी अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी। एक नज़र ही कमज़ोर हो जाती है, लोगों को नजर आना बंद हो जाता है, मोती आ जाता है या दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो लाइफ बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है। तो सबसे प्रायोरिटी आप अपनी हेल्थ को दें, सबसे प्रायोरिटी हेल्थ को दें। आप अपने लिए डेली 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, अपनी शुगर बेहतर कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बेहतर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बेहतर कर सकते हैं। और यकीन करें सिर्फ 1 मिनट लगता है दवाई खाने में, लोग वो भी अपने लिए निकालते हैं, उसको भी कहते हैं कि नहीं यार छोड़ दो, तो फिर वो कॉम्प्लिकेट। तो आज मेरा नए साल में आपने अपने देखें कि सबसे प्रायोरिटी हमारे लिए हेल्थ है हमारी और हमारी फैमिली है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपसे अगले साल में मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपने अगले साल से हमें हफ्ते में 1 दिन जरूर देना है, ठीक है जी। तो आप से हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे क्योंकि आपकी अभी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि रह गए हैं, ठीक है। कुछ जिनमें से एक सवाल मैं आपको छोड़ते जा रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, अगले साल फिर मिलेंगे आपसे, कि क्या अगर मेरी दिल की आर्टरी बंद है तो मैं कंसीव करने का सोच सकती हूँ या नहीं, ये एक सवाल होगा जो हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कैमरे के इस पार या पीसीआर एमसीआर में, तमाम लोग जो इस चैनल को ओन करते हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहूँगा जाते जाते कि जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, तो मेरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को, मेरे भाई को अपनी दुआ में जरूर याद रखें, क्योंकि हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आज की साल का आखिरी दिन, कल आपसे नए साल में मुलाकात होगी। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अब तक एक साल में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है और माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है। तो सबको माफ़ कीजिए, दीनी साल हो या दुनियावी साल हो, सब में आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंपॉर्टेंस को जानिए, अपनी लाइबिलिटीज़ को जानिए, और ये जानिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो आपसे कमतर जो है उसको कभी ताना मत दें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को, आपको नहीं पता कि उसका एक आंसू अल्लाह के आगे कितना मोतबर हो और आपके पास जो है वो छिन जाए। तो इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अगले साल में ज़रूर मिलेंगे। और कल जो हमारा शो होगा वो बिल्कुल जी सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि एक साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मुकम्मल कर जाऊंगा। तो आप लोगों ने साथ देना है, बिल्कुल जी, कॉल्स का मुझे भी इंतज़ार रहेगा। तो कल मिलेंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।